अब स्टूडेंट्स हम लोग डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए। डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या आया था, तो मैक्सिमम के लिए अगर आप ध्यान दिए होंगे पहले मिनिमम लिख देते हैं। मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस आया था एन लैम्डा, जिसको ए साइन थीटा बराबर एन। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए। डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या आया था, तो मैक्सिमम के लिए अगर आप ध्यान दिए होंगे पहले मिनिमम लिख देते हैं। मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस आया था एन लैम्डा, जिसको ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। इस सबका अलग से टेबल बना के याद कर लीजिएगा। और कोई भी चैप्टर एंड होता है तो एक पेज में जो भी चैप्टर का फॉर्मूला है, कंडीशन है, छोटा छोटा लिख लीजिएगा चैप्टर के एंड में, ताकि उसको बार बार देखते रहें। ठीक है, तो मिनिमम के लिए डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट का है, और मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन याद करना था 2n + 1 λ/2, तो इसी को लिखे थे डेल्टा एक्स ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। ये कंडीशन है, थ्योरेटिकली आपको याद करना है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। वो ग्रेजुएशन हायर फिजिक्स में, मैथमेटिकल प्रूफ हायर फिजिक्स में आपको बस याद करना है अभी कि भाई थोड़ा बहुत। और जैसा कि बताया कि ये कंपटीशन में भी डिफ्रैक्शन टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, बस बोर्ड्स एग्जाम में है। अब स्लिट ऑफ विड्थ ए, अब स्लिट का विड्थ तो ए था डिफ्रैक्शन में, इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ दिया हुआ 6000 एंगस्ट्रॉम, तो वेवलेंथ दिया हुआ 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम माने 10⁻⁻10 मीटर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू, स्लिट का विड्थ निकालना है। पहला सवाल, दो अलग अलग सवाल है। फर्स्ट, मैक्सिमम फॉल एट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 30 डिग्री। 30 डिग्री तो लार्ज एंगल है, 30 डिग्री तो लार्ज एंगल है, तो मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन था। तो सबको याद है फॉर मैक्सिमा डिफ्रैक्शन में, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रैक्शन लिखा हुआ है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन मतलब डिफ्रैक्शन का सवाल है। तो डिफ्रैक्शन में मैक्सिमा का या मैक्सिमम का या ब्राइट फ्रिंज का क्या कंडीशन था, ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 λ/2। अब हम लोग का फर्स्ट का बात कर रहा है, मतलब n के जगह 1 रखना है, तो लिखो ए साइन 30 थीटा 30 डिग्री, और n के जगह जब 1 रखेंगे तो 3 λ/2। तो यहाँ पे a साइन 30 क्या होगा, 1/2 इज इक्वल टू 3 λ/2। 2 कट गया तो a बराबर कितना आ गया, 3 लैम्डा। अब यहाँ पे पुट करेंगे लैम्डा का वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 या 18 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, 6 3 18, और ये 10⁻³ और ये 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो भाई, सब चीज यहाँ पे अच्छा से हो गया, 10⁻⁻10 हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। और ये एक्चुअली यहाँ +3 होगा, क्योंकि 6 3 18 और 3 0 को 10 के पावर 3 लिखे थे हम। तो ये इसी को ध्यान से तुम देखो, 1 0 इसमें से यूज करते हैं नीचे, क्योंकि इसको लिख देते हैं 1.8, 1 0 यूज किया तो 9 हो गया, तो ये हो गया -6। कैलकुलेशन देख लेना, तुम अपने से सही लिखे। तो 1.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, बाप रे बहुत छोटा। ठीक है, तो 1.8 तुम लोग देख रहे हो कि माइक्रोमीटर आ गया है तुम्हारा, तो बहुत छोटा आंसर आ गया। सेकंड सिचुएशन में क्या बोल रहा है भाई कि मिनिमम होगा, तो डिफ्रैक्शन में मिनिमम का, ठीक है ना, मिनिमम का क्या कंडीशन था, मिनिमा का क्या कंडीशन था कि फॉर मिनिमा हम लोग का कंडीशन था ए साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो अब फिर से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये अलग एक्सपेरिमेंट है, ये दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। इसमें ए आ गया तुम्हारा, इस एक्सपेरिमेंट में 1.8 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट है, अब उसमें ए कुछ और होगा। तो ये दो अलग अलग सवाल है, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट का। तो अब फर्स्ट मिनिमम 30 डिग्री पे आ रहा है, तो अब इस एक्सपेरिमेंट का ए क्या होगा, तो फर्स्ट तो n के जगह तो 1 ही रखेंगे,
तो चलो a sin 30 1/2, तो लैम्डा, तो a इज इक्वल टू इस एक्सपेरिमेंट में 2 लैम्डा, अब लैम्डा का वैल्यू रखेंगे तो 6 दूनी 12, तो 3 जीरो को लिख देते हैं 10 के पावर 3, 10 टू दी पावर -10 अपने जगह पे। तो इसी को अगर एक डेसिमल नीचे ले जाए तो 1.2 हो जाएगा, और ई -9 + 3 -6 मीटर, तो ऐसे छोड़ सकते हैं आंसर। तो बहुत सिंपल है, और ये गजब का इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ये लगातार रिपीट हुआ, 4 साल ये प्रॉब्लम लगातार रिपीट हो चुका है, ये फिर आ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को एकदम ध्यान से देख लो, हमेशा ये प्रॉब्लम रिपीट होते रहता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो पोजीशन बताए थे, फ्रिंज 5 नंबर, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट 5 नंबर, ये वाला न्यूमेरिकल हमेशा रिपीट होते रहेगा। तो चलो ये सब एकदम आना चाहिए, नोट करो। इस तरह का क्वेश्चन पहले ही आउट होता है कि पूछेगा ही। चलो वीडियो पॉज करो, नोट करो। इसी में तुम लोग को एक और चीज हम क्या बताए थे, सेंट्रल मैक्सिमम बीटा नॉट 2y1 2 लैम्डा कैपिटल d/a, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बताए थे ना, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम या सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखो उस पे भी बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है। देखिए, चलिए नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि बोल देगा कि इन डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लैम्डा दे दिया मान लो 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम लैम्डा दे दिया, फिर कैपिटल डी दे दिया तुमको 2 मीटर, स्मॉल डी दिया हुआ था 0.5 मिलीमीटर। अब बोला फाइंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अब ये भी बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है इस तरह क्वेश्चन। तो जो बच्चा को फॉर्मूला इस तरह का याद है तुरंत बना लेगा कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम बीटा नॉट 2y1 2 लैम्डा कैपिटल d/a, तो 2 लैम्डा, तो लैम्डा क्या है भाई, तो 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डी कितना है भाई, तो 2, और स्मॉल ए यहाँ पे देखो छोटा डी लिखा गया, जबकि छोटा डी नहीं होता है, ए होता है। विड्थ का, स्लिट का जो विड्थ है उसको इस बार क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो देखो भाई सीखते रहना तुम लोग भी, कभी कभी लिखा गया डी तो तुम समझ गए अरे ये तो ए होता है इस सिंगल स्लिट में। तो ए हो गया 0.5 मिलीमीटर, समझ में आ रहा होगा। तो चलो ए कितना हो गया, जैसे देखो तो ए को 0.5 को लिख सकते हैं हाफ मिलीमीटर, हाफ मिलीमीटर, तो हाफ तो ठीक है समझ गए। अब मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, सब तो मीटर में ना किए, एंगस्ट्रॉम को भी मीटर में कन्वर्ट किए ना भाई, 10 टू दी पावर -10। तो चलो अब इसको सॉल्व करो, तुम्हारा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम आ जाएगा तुम्हारा कि सेंट्रल मैक्सिमम का इस एक्सपेरिमेंट में जब विड्थ का साइज 0.5 मिलीमीटर है तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग का बीटा नॉट, चलो ये 2 ऊपर गया तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 तो दिख रहा है, और ये 10 के पावर 3 गया ऊपर, तो 10 के पावर ऊपर 4, सॉरी 6, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो, -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और 3 और 3 6 हो जाएगा, और 10 टू दी पावर -10, तो 8 × 10 टू दी पावर -4, एक जीरो यूज करो नीचे, तो इसी को 0.8 × 10 टू दी पावर -3 मीटर या 0.8 मिलीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आ गया विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। ये इस तरह का सवाल भी बोर्ड में आता है, जो पढ़ेगा उससे बन जाएगा। चलिए नोट करिए पूरा पहले। चलिए हो गया। देखिए अब एक लास्ट टॉपिक है फ्रेस्नेल डिस्टेंस, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। देखो लास्ट टॉपिक है फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस, इसको ZF से डिनोट करते हैं, फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस, ठीक है। और इसको बोलते हैं ना कि फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या है, देखेंगे पहले इसको बोलते हैं इट इज डिस्टेंस अप टू विच
रे ऑप्टिक्स होल्ड गुड। रे ऑप्टिक्स जहां तक सही है, समझाते हैं कि इट इज डिस्टेंस अप टू विच रे ऑप्टिक्स होल्ड गुड, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताते हैं, पहले एक बार तुम लोग भी लिखो, हम भी लिख देते हैं। फ्रेजनल्स डिस्टेंस ZF क्या होता है, तो इट इज फ्रेजनल डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस of plane of slit, it is distance of screen from plane of slit, distance of screen from plane of slit at which the spreading of light due to diffraction, at which the spreading SPREADING, स्प्रेडिंग लिखना, लाइट जो फैला था डिफ्रैक्शन में, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफ्रैक्शन फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ स्लिट। देखो, इसको क्वालिटी में भी समझो और क्वांटिटी में भी समझो, दो तरीका से पहले समझो इसको, फ्रेजनल डिस्टेंस, और इसका भी सवाल आता है, ध्यान देना। सबसे पहले क्वालिटी समझो कि जैसे कि यहाँ पे स्लिट है जो कि बहुत छोटा है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है प्रैक्टिकली बहुत छोटा। अब रुक जाओ, अब जैसे ही लाइट मार तो इस छोटे से स्लिट पे, चलो इसको छोटा ही बना के दिखाते हैं अभी। चलो छोटा, एकदम छोटा सा माइक्रोमीटर में हो, ठीक है, 10⁻⁻⁶ में होगा। अब इस पे जैसे ही तुमने लाइट इस पे मारा, प्लेन वेव फ्रंट मारा, पैरेलल रेज मारा, ठीक है। अब लाइट अगर तुम स्क्रीन यहां रखोगे, बहुत क्लोज रखोगे, तो ए और बी के बीच में लाइट होगा, ए के ऊपर अंधेरा, बी के नीचे अंधेरा, डिफ्रैक्शन नहीं दिखेगा। बोलेंगे लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, रे ऑप्टिक्स सही है, रे ऑप्टिक्स सही है, क्योंकि यहाँ पे जब स्क्रीन बहुत पास है, एक्सपेरिमेंट में जब किया जाता है तो फिर लगता है रे ऑप्टिक्स क्या बोलता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और ए के ऊपर अंधेरा, बी के ऊपर अंधेरा, डिफ्रैक्शन नहीं दिख रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड शार्प एज नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही तुम स्क्रीन को थोड़ा पीछे किए, अब स्क्रीन को जैसे ही तुम थोड़ा सा पीछे कर दिए स्क्रीन को, चलो अभी भी ठीक है भाई, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्क्रीन को धीरे धीरे तुम पीछे करते करते एक समय आएगा जब तुम देखोगे ना कि तुमको बेंडिंग ऑफ लाइट दिखने लगेगा, मतलब कि अब लाइट का थोड़ा बेंडिंग दिखने लगेगा ऐसे। अब तुम बोलोगे अरे अब तो लाइट ट्रेवल्स करके, अब तो भाई लाइट तुम्हारे मुताबिक लाइट होना चाहिए ए और बी में, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ए के ऊपर अंधेरा, बी के नीचे अंधेरा, शैडो होना चाहिए, शुरू में भी समझाए थे। लेकिन अब तो तुम देख रहे हो कि भाई नहीं, ए के ऊपर भी लाइट घुस चुका है, बी के नीचे भी लाइट घुस चुका है, और फ्रिंज भी बन रहा है। कब? जब तुमने डिस्टेंस को अधिक किया। ये हो गया क्वालिटी, कि कहीं एक सीमा होता है जहां तक रे ऑप्टिक्स अंदर लाओगे स्क्रीन को तो रे ऑप्टिक्स दिखेगा कि सही है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वेव ऑप्टिक्स नहीं दिखेगा, फ्रिंज नहीं दिखेगा, डिफ्रैक्शन नहीं ऑब्जर्व होगा। लेकिन एक सीमा के बाद जब तुम स्क्रीन को पीछे करते करते आओगे तो फिर अब लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन का धज्जी उड़ गया, अब तो नहीं है भाई, अब तो लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट दिख रहा है। अब तुमको लगता था कि लाइट ए और बी के बीच में होना चाहिए, लेकिन अब लाइट जहां शैडो होना चाहिए उस इलाका में भी पहुंच चुका है, मतलब अब डिफ्रैक्शन दिख रहा है। तो एक लिमिट लिया जाता है जहां पे इधर अंदर आओगे तो रे ऑप्टिक्स सही है, उधर जाओगे तो वेव ऑप्टिक्स सही है, वेव ऑप्टिक्स सही है। उस डिस्टेंस को बोलते हैं फ्रेजनेल डिस्टेंस। ये एक बाउंड्री हो गया, कैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर है, बाउंड्री है, बॉर्डर है, बाउंड्री है, उसी तरह से एक बाउंड्री हो गया, एक बाउंड्री हो गया, एक बॉर्डर हो गया। इधर आओगे तो रे ऑप्टिक्स सही, उधर जाओगे तो वेव ऑप्टिक्स सही, मतलब इधर आओगे तो डिफ्रैक्शन नहीं दिखेगा, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन दिखेगा, उधर जाओगे तो डिफ्रैक्शन दिखेगा। अब लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा क्योंकि बेंडिंग दिखेगा। ये हो गया क्वालिटी। अब क्वांटिटी क्या है, कैलकुलेट कैसे करेंगे इस डिस्टेंस को भाई, तो देखो उसके लिए डेफिनेशन क्या बताया गया है। देखो उसके लिए बच्चे क्या बनाया गया डेफिनेशन,
चलो थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सब जानता है कि ये जो ए है बहुत छोटा है, और सब जानता है कि भाई बहुत छोटा होता है प्रैक्टिकली ए 10 टू द पावर। और यहाँ पे हम लोग लाइट मारे थे, और ये स्क्रीन है, और हमको बॉर्डर मिल गया, बाउंड्री मिल गया, सब जानता है, सुन लिया। और यही डी होगा ZF, यही डी होगा ZF। कब होगा जब ये जो यहां से जो डिस्टेंस हुआ डार्क का, ये जो सेंटर O से, ये Y1 पढ़ाए थे ना हम, ये A के बराबर होना चाहिए। जब ये जो A क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट, तो इस सेंटर से जो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट है, जो लाइट मुड़ के गया, ये बहुत छोटा है बाबू, याद रखना। यहां से दिखाए चाहे यहां से दिखाए चाहे यहां से दिखाए, प्रैक्टिकल सोचना। यहाँ पे मैथ्स का ट्रायंगल उंगल मत देखने लगना, क्योंकि प्रैक्टिकली बार बार बोलते ये क्या एकदम महीन और बहुत छोटा है। तो यहाँ पे जो पहला डार्क बना और जो वो सेंटर है, उसके बीच का जो Y1 था, वो अगर विड्थ के बराबर हो जाए, तो उस समय के D को, डिस्टेंस को ZF कहते हैं, फ्रेस्नेल डिस्टेंस कहते हैं। आओ देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है। इट इज डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन from plane of slit at which the spreading of light due to diffraction from the center, तो spreading of light, क्योंकि इसके बाद ही फिर ब्राइट दिखेगा अगला, तो spreading of light, ठीक है, ऐसे बुक लिखता है, spreading of light due to diffraction from center of screen is equal to the width of slit। तो ये बुक का डेफिनेशन है, बुक में ऐसे लिखता है, ठीक है। अब आप सब जानता है फॉर डार्क फ्रिंज या मिनिमम। अभी हम यहाँ पे तुमको न्यूमेरिकल भी कराए, यहाँ पे हम टेबल बनाए थे। मिनिमम के लिए हम लोग कैसे लिखते थे, तो यहाँ पे मिनिमम के लिए हम लोग लिखते थे A sin थीटा बराबर n लैम्डा। और अगर हम फर्स्ट का बात करें, अभी हमको फर्स्ट का काम है, फर्स्ट डार्क का, तो यहाँ पे n के जगह 1 रख लेंगे, और A और थीटा, और सब जानता है स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा बराबर tan थीटा। तो यहाँ पे A और थीटा हो जाएगा tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो A बाई ZF, ठीक है, क्योंकि A क्यों गया, Y1 बाई D था। तो और सब जानता है कि बाई डेफिनीशन जो Y1 के जगह A और D के जगह ZF लिखेंगे। तो चलिए बराबर लैम्डा, तो यहाँ ZF हम लोग का आ जाएगा A स्क्वायर बाई लैम्डा, वेरी इंपॉर्टेंट। A स्क्वायर, एपर्चर का स्क्वायर, स्लिट का जो विड्थ है उसका स्क्वायर, विड्थ का स्क्वायर या एपर्चर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो तुम कलर यूज कर रहे हो लाइट का एक्सपेरिमेंट में, उसका वेवलेंथ। इससे तुमको डिस्टेंस मोटा मोटी पता चल जाता है। इसके अंदर आओगे तो रे ऑप्टिक्स सही है, डिफ्रैक्शन नहीं, कम दिखेगा, लगेगा लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ऑल इज वेल। लेकिन उसके बाहर जाओगे तो फिर बेंडिंग भारी पड़ जाएगा, फ्रिंज दिखने लगेगा। इसीलिए हम शुरू में बोले थे ना कि डी इसमें ज्यादा होता है। अब जैसे कि दिखाते हैं एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का, जिसमें डी देखते हैं कितना आता है। तो पहले इसको नोट करो, ZF बराबर A स्क्वायर बाई लैम्डा। चलो नोट करो, एट व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन। अब देखना एनसीईआरटी का लैंग्वेज, देखना एनसीईआरटी का लैंग्वेज देखना कैसे बोल रहा है। At what distance is the ray optics a good approximation? At what distance is ray optics a good approximation for an aperture of width 3 millimeter? For an aperture, ये एनसीईआरटी का एक्चुअली एग्जाम्पल है अंदर का, तो देख लेना। एनसीईआरटी का ये इनटेक्स्ट एग्जाम्पल है, मतलब एनसीईआरटी में ये बना हुआ है ये सवाल इनटेक्स्ट में। तो एट व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर एन अपर्चर ऑफ विड्थ 3 millimeter and 3 millimeter and wavelength is, and the wavelength is 500 नैनोमीटर, मतलब ब्लू कलर का
लाइट से एक्सपेरिमेंट हो रहा है 500 नैनोमीटर ब्लू कलर, और ए दिया हुआ है 3 मिलीमीटर, एपर्चर का विड्थ दिया हुआ है, वही बताया था ओपनिंग। तो चलो भाई फ्रेस्नेल डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि उसी डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स सही है, उसके बाद तो फिर वेव ऑप्टिक्स सही है। तो देखो लैंग्वेज देखो, कहीं भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है प्रॉब्लम, कहीं भी इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि फ्रेस्नेल डिस्टेंस निकालो। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही सोच सकता है कि निकालना क्या है। यहाँ कहाँ लिखा है फ्रेस्नेल डिस्टेंस निकालना है? यहाँ तो लिखा है एट व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन। वो डिस्टेंस बताइए जहां तक रे ऑप्टिक्स सही है। अब दिखेगा लगभग लाइट ट्रेवल्स लगभग इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसके बाद स्क्रीन पीछे करोगे तो बेंडिंग दिखने का, फ्रिंज बनने लगेगा, डिफ्रैक्शन दिखने लगेगा। तो अपना बुद्धि का प्रयोग करना है कि ओहो यहाँ पे भाई फ्रेस्नेल डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बाई लैम्डा। अब चलो ए कितना है 3 मिलीमीटर, तो ए है 3 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, तो 3 इंटू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर, तो 500 नैनो कितना होता है 10⁻⁹। तो स्क्वायर करोगे तो ये भी हो गया तुम्हारा कितना 9, 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 10⁻⁶, 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है 500, 5 हो गया 10⁻, इसको क्या लिख दिया -7 लिख देना, क्योंकि 2 0 हटा रहे हैं, ठीक है। अब ई ऊपर गया तो ई हो गया 90/5, 5 1 जा 5, 5 8 जा तो 18 मीटर। वाह 18 मीटर आंसर आ गया। मतलब कि अगर अपर्चर 3 मिलीमीटर का बड़ा अपर्चर लिए थे तुम, तो दूरी बहुत बड़ा आया। 3 मिलीमीटर का अपर्चर लियो जो कि बड़ा है, हम तो बोले ही थे कि भाई 10⁻⁶ मीटर में होता है अपर्चर, तुम बहुत बड़ा अपर्चर दिया हुआ है। तो अगर विड्थ ऑफ स्लिट 3 मिलीमीटर है और ब्लू कलर का रोशनी यूज कर रहे हो, तो सोचो तुम पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, 18 मीटर के बाद तुमको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा। 18 मीटर बहुत हो गया, उसके पहले लगभग लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, बेंडिंग नहीं दिखेगा, लगेगा कि ऑल इज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे। तो यहाँ से हम लोग का देखिए सारा जो टॉपिक इस बार के सिलेबस में है, मैं बहुत अच्छे से सब बारी बारी पढ़ा दिया। जो बच्चा अच्छा से नोट कर रहा है, नोट करना जरूरी है, 2 बार नोट करो, रफ में नोट करो, फेयर में नोट करो, लिख लिख के याद करना जरूरी है। जो बच्चा लिख लिख के याद कर रहा है उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। पूरा हम लोग का रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स खत्म हो गया इस साल के सिलेबस का। आप उसको लिख लिख के 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, एक पेज में सारा फॉर्मूला को लिखिए, ताकि आप फॉर्मूला अलग से एक बार देख सके, सारे जो जो फॉर्मूला है। अब हम लोग बहुत अच्छा से बताया गया, बस लिखो, याद करो, रिवीजन करो, प्लानिंग करो, ठीक है। प्लानिंग बहुत जरूरी है कि कैसे प्लान करोगे कि पहले किसी भी चैप्टर का सारा फॉर्मूला तुमको याद है, फिर कॉन्सेप्ट तो बताते ही चलते हैं क्या क्या आएगा, ठीक है, क्योंकि सारा बोर्ड पैटर्न पे चल रहा है, सब इसी यही सब क्वेश्चन आएगा जितना आज हम बता रहे हैं। तुम बस लिखो, रिवीजन करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बहुत ईजी है। अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में एंटर करेंगे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। छोटा सा चैप्टर है, छोटा छोटा चैप्टर है, फिर एटम है, फिर न्यूक्लियस है, सेमीकंडक्टर है। तो यही 4 छोटा छोटा हम लोग का टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है। तुम लोग आई होप कि प्रैक्टिस कर रहे होगे, रिवीजन करते रहो, ये नहीं कि पढ़ोगे नहीं, रोज अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा लिख लिख के प्लान करके टॉपिक वाइज थोड़ा लिख लिख के याद करो। एक रफ कॉपी ले लो, मोटा सा खरीद लो रफ कॉपी, और रोज कम से कम 10 पन्ना उसमें रफली अलग से प्रैक्टिस करो। इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो, या बायोट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिज्म हो, रोज 10 पेज लिख लिख के रफ में 4 पेज 5 पेज 6 पेज लिख लिख के रफ में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, तभी याद होगा। और अलग से हर चैप्टर का एक फॉर्मूला सीट तैयार करो, चैप्टर 1 का इलेक्ट्रोस्टैट का, चैप्टर 2 का, ताकि फॉर्मूला तुमको देख सके। क्योंकि जब तक तुम प्लान नहीं करोगे, तुमको प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो तुमको प्लान करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं होगा कि तुम जाके दे दिए, तो प्रिपेयर करना है तो प्लान करना पड़ेगा। और प्लानिंग जब कर लोगे, समझ में आ रहा होगा, जब प्लानिंग कर लोगे, ठीक है, तो प्लानिंग जब तुम कर लोगे तो फिर तुमको भाई फॉर्मूला सीट तैयार करना पड़ेगा, एक रफ कॉपी में हर लिख के याद करना पड़ेगा, छुपा के। एक बैक ब्रेन में देखो किसी का नहीं जाएगा। अगर ब्रेन में तुम्हारा चाहते हो कि ब्रेन में सारा बात धीरे धीरे अटैच करे, तो तुमको उसी मेंटल मूड में जाना पड़ेगा, और धीरे धीरे ये सब करना शुरू करोगे तो मजा आने लगेगा।
इलेक्ट्रिक करंट मजा आने लगेगा। सारा जो टॉपिक्स पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, फिर मोशनल ईएमएफ क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। तो अपने आप से तुम हमेशा सेल्फ टेस्ट लो। अगर तुम्हारा ग्रुप है, दोस्त है, तो उससे भी हमेशा पूछते रहो सवाल जो सिलेबस का है कि बताओ लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। तो 1/f = μ2 - μ1/μ1, 1/r1 - 1/r2। फॉर्मूला उससे पूछो कि बताओ प्रिज्म में क्या क्या फॉर्मूला होता है, प्रिज्म का डिविएशन का फॉर्मूला क्या है। तो डेल बराबर I1 + I2 - a। समझ में आ रहा होगा। फॉर्मूला हमेशा पूछते रहना पड़ेगा। MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्या प्रिंसिपल है कि टॉर्क ऑन द कॉइल, जो कॉइल पे टॉर्क लगा था NIAB sin θ बराबर होता है K phi, स्प्रिंग के रिस्टोरिंग टॉर्क के कारण। हमेशा एक दूसरे से सवाल करो और अपना सेल्फ टेस्ट लेते रहो टॉपिक वाइज। अपने आप से टॉपिक के बारे में पूछो, तब जाके तुम प्रिपेयर करोगे, प्लान करोगे। समझिए, बिना प्रिपरेशन के नंबर नहीं आएगा भाई। कहीं तुम बैठोगे, कुछ तुम्हारा ब्रेन काम ही नहीं करेगा। ब्रेन तभी काम करेगा जब तुम पहले से अच्छा से प्रिपेयर करोगे। कैसे? टॉपिक वाइज फॉर्मूला शीट बना के रफ में 2-2 3-3 बार लिख के सारा टॉपिक वाइज। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस करते रहो। अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में इन करेंगे। ठीक है, बाय बाय।